हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। बेटा परीक्षा आ गई है, यस, हर तरफ से आप यही सुन रहे होंगे। 1 तारीख से पेपर्स हैं, 7 तारीख को हिंदी की परीक्षा है और लाली मैडम भी आपसे यही कह रही हैं, तो डरो मत। क्या करो? मुकाबला करो, मतलब तैयारी करो। तैयारी करोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। डरना नहीं है, अपने आप की तैयारी रखिए। जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी तैयारी करोगे, परीक्षा का परिणाम बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत के अंतिम चैप्टर पर। नाम है गांव का घर। गांव नाम आते ही या गांव का जिक्र आते ही मेरा मन तो झूमने लगता है, क्योंकि मैं स्वयं भी गांव की हूं। और गांव का जो माहौल रहता है, परिवेश रहता है, इतना शुद्ध वातावरण, इतनी आत्मीयता कि आज भी जाओ तो वहां बहुत मजा आता है। ये बात अलग है कि गांव का अब परिवर्तन हो गया है। गांव वैसे नहीं रहे जैसे आज से लगभग 25-30 साल पहले हुआ करते थे। हो सकता है लेखक ने भी यही बात बताई हो, कवि ने भी यही बात बताई हो। तो चलते हैं गांव का घर। अंतिम पाठ है, पाठ 13, लिखा है ज्ञानेंद्र पति जी ने। सबसे पहले हम जानते हैं कवि परिचय। आइए, हिंदी के विलक्षण कवि, विलक्षण समझते हो आप? विलक्षण कवि व्यक्तित्व, ऐसे कवि, ऐसे रचनाकार, ऐसे लेखक, ऐसे व्यक्ति जिनमें अद्भुत क्षमताएं समावेश हों, ठीक है, उनको विलक्षण कहा जाता है। हिंदी के विलक्षण कवि व्यक्तित्व कहे जाते हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी सन 1950 को पथरगामा, झारखंड में हुआ था। वह 10 वर्ष बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। फिर कुलवक्ति कवि के रूप में सक्रिय हुए। उन्हें निराला परंपरा का कवि भी कहा गया है, जो कविता के नहीं, निराला द्वारा प्रस्तावित मुक्त छंद के कवि हैं। भाषा बरतने में समकालीनों के बीच अपनी तरह के अकेले कवि हैं, जो दुस्साहसी शब्द निर्माता भी हैं। अर्थात ऐसे ऐसे शब्दों को लाकर इन्होंने कविताओं की रचनाएं की हैं जो पहले नहीं थी साहित्य में। इस तरह की भाषा और इस तरह की बोली और इस तरह के अर्थ और भाव के साथ इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं कि ये सबके दिलों तक पहुंची। उनके कवि के परिचय में कहा गया है कि दरअसल ज्ञानेंद्र पति को पढ़ना बनते हुए इतिहास के बीच से गुजरना ही नहीं, युग के कोलाहल के भीतर छनकर आते उस मंद्र स्वर को सुनना है। मतलब जब भी ज्ञानेंद्र पति जी को पढ़ा जाता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ा ही जाए, मतलब उनको पढ़ना ही नहीं है, उन्हें युग के कोलाहल के भीतर से झनकर आते हुए मंद्र स्वर को सुनना भी है कि किस तरह का युग आया, साहित्य में किस तरह की हिंदी साहित्य में परिवर्तन हुए। सब कुछ यहाँ पर इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इतिहासों से जिसकी सुनवाई नहीं होती है, नश्वरताओं की भाषा से शाश्वत का द्युति लेख पढ़ना है। अर्थात देखो, नश्वरताओं की भाषा से शाश्वत जो भाषा है, ऐसी भाषा जो चली जाती है, आ जाती है, ऐसी स्थिति जो आज है कल नहीं, मतलब नश्वर। किस ओर जाना है? भाषा से शाश्वत द्युति लेख पढ़ना है। और सच्चाइयों को लेकर उन्होंने ऐसी बातों पर रचना की है जो कि वास्तव है, यथार्थ है, शाश्वत है। तो चलिए और जानते हैं आगे। गांव का घर जो कविता है, उसकी रचयिता आधुनिक हिंदी के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। इस कविता में कवि ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव, कैसे बदलाव जो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक हैं, उनसे बड़े चिंतित हैं, क्योंकि अब गांव नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि ऐसे आए बदलाव गांव में जो सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है, को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस कविता के माध्यम से वर्णित किया है। कवि कहते हैं कि गांव का घर मिट्टी से बना हुआ होता है, उस घर से हम जुड़े रहते हैं। घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बूढ़े खांस खकार कर अंदर आते हैं। बुजुर्गों के खड़ाओं की आवाज से सभी सतर्क भी हो जाते हैं। चौखट से पहले ही यह भी अभिभावक खड़े रहते हैं। वहां कोई पर्दा नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता था। वे किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे। अभिभावक की अंगुली के इशारे पर ही सारा घर नाचता था। मतलब एक मुखिया था और उसी के इशारे पर सारे काम होते थे।
सारे कामकाज होते थे। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर के चौखट होते थे। चौखट के बगल में गेरू से पुती हुई दीवार होती थी। दूध वाले ने कितने दिन दूध दिया उसके निशान लगा दिए जाते हैं। बचपन में कवि ने ये दृश्य देखा कि गांव के वे स्वयं थे, तो किस तरह से बड़े बूढ़े आते हैं तो थोड़ी खांसी खांस खकार कर आते हैं, ताकि जो घर की बहू बेटियां हैं उनको पता चल जाए और वो अच्छे से उठ बैठ जाएं, है ना। और जो भी उनका जैसे प्यास पानी लगी है या भोजन चाहिए तो वो आराम से, और किसी का नाम लेकर भी नहीं पुकारते थे। अजी ओ सुनते हो रामू के पिताजी, या सीता की माँ कहाँ हो, इस तरह से आवाज़ दी जाती थी, नाम नहीं लिया जाता था। तो गांव का वह घर अपनी शक्ल अब बदल चुका है। अब लगता है वह गांव अपना नहीं है। पंचायती राज का शासन आया। पंचों की ईमानदारी अब नहीं रही। पहले पंच को परमेश्वर कहा जाता था। एक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है पंच परमेश्वर, जिसमें जो पंचायती राज मतलब 5 प्रमुख पंच रहते। पंच मतलब 5 न्यायाधीश कह सकते हैं जिनको। 5 जो पंच रहते थे, वही जो भी निर्णय होते थे गांव में, जो भी कुछ परेशानी हुई है या किसी को लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हो गया है, तो उस पंच परमेश्वर की गद्दी पर बैठकर वो 5 लोग निर्णय करते थे और उनका निर्णय हमेशा न्यायपूर्वक रहता था, इसलिए पंच परमेश्वर कहलाते थे। लेकिन आज गांव का रवैया बदल चुका है। पंच भी परमेश्वर जैसे नहीं रहे हैं। अब वो सब कुछ, जैसे सच्चाई भी, अच्छाई को बुराई ने जैसे जकड़ लिया है, सच को झूठ ने पकड़ लिया है, कुछ ऐसे ऐसे देखे जाते हैं। तो पंचायती राज का शासन है। पंचों की ईमानदारी अब नहीं रही। वे 5 परमेश्वर नहीं रहे। गांव के घरों में बिजली बत्ती लग गई है। बल्ब की रोशनी रहने की जगह बुझी ही रहती है। बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग करते हैं। लालटेन खूंटी पर लटकी दिखाई देती है। लालटेन समझते हो क्या? आपने देखा है? इस तरह से एक लालटेन हुआ करता था। मान लो, मैं आपको बता तो रही हूँ, अब कोशिश करती हूँ मैं। इसी तरह से जिसमें बत्ती जलती थी ऐसा, ठीक है, मिट्टी का तेल केरोसिन इसमें डलता था और फिर रोशनी की जाती थी, और कांच की जो लगा रहता है ना उसमें, ताकि वो ना हो। तो अब लालटेन नहीं है, अब बिजली आ चुकी है, लेकिन वो भी बुझी रहती है। क्यों? अरे भैया बिल आ जाएगा। बिल गांव में भी आ रहे हैं, आज भी बिल्कुल डायरेक्ट जला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर गांव ने अब शक्लें बदलनी हैं। रातें अब उजाले अधिक, अंधेरा ही उगलती हैं। कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा, वाद्य यंत्र भी बजते सुनाई पड़ते हैं। गांव में भी अब जैसे रामधुन हुआ करती थी, सुंदरकांड हुआ करते थे, भजन हुआ करते थे, अब उनकी जगह ऑर्केस्ट्रा सुनाई देता है। फिल्मी गीतों का जोर शोर है हर एक के हाथ में भी। अब यदि और वर्तमान की स्थिति को हम देखें तो गांव के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन्स भी हैं और उसी में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सो गए हैं, लेकिन वो खुद अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और बस मोबाइल से, सोशल मीडिया से ऐसे जुड़ गए हैं, ऐसे बंध गए हैं, ऐसी गिरफ्त में आ गए हैं कि स्वयं को भूल रहे हैं। इसी तरह के परिवर्तन का यहाँ पर ज्ञानेंद्रपति जी ने वर्णन किया है। आवाज उन वाद्य यंत्रों की ठीक से सुनाई नहीं पड़ती, उनकी रोशनी भी झिलमिल झिलमिल दिखाई पड़ती है। लोकगीत जो पहले हुआ करते थे, विरहा, होरी, चैती, आला, अब सुनाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छे गीत थे। रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, कहीं आला का पाठ किया जा रहा है, इस तरह की धुन रहती थी। ऐसे मंगल भवन मंगलहारी, त्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, ये आला की ट्यून थी, ठीक है। और इसी तरह से लोकगीत गाए जाते थे। बहुत एक अलग परिवेश हुआ करता था, एक अलग माहौल हुआ करता था कि गांव जाओगे तो वो ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन अब शनेह शनेह अर्थात धीरे धीरे ये सब कुछ गायब हो गए हैं। सर्कस का प्रकाश जो गांव वालों को नवरात्रि में भेजता था, अब नहीं पड़ता लगता। सर्कस कब का मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत ही गिर गए हैं। सर्कस अब पूरी तरह से अनगाया शोर गीत कवि की जन्मभूमि में भटकता है। सब कुछ बदल गया। अब शहर खींचता है, अदालतें अस्पताल बुलाते हैं और गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। आप समझते हो, जो रीढ़ की हड्डी हमारी बैकबोन जो रहती है वो हमें साधे रहती है, संभाले रहती है। उसी प्रकार से जो गांव की पहचान थी,
जैसे वहाँ के लोग, वहाँ के व्यवहार, वहाँ का आत्मीयता, वहाँ के लोकगीत, होरी, चैती, आल्हा, वो सारी संस्कृति जैसे चरमरासी गई है, जैसे रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया है। चलो अब पढ़ते हैं हम कविता। जिसके भीतर आने से पहले खासकर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, किसी को बगैर नाम लिए। नाम से नहीं बुलाते थे। ऐसा कहा जाता था गांव में कि नहीं नहीं, पत्नी द्वारा पति का नाम नहीं लिया जाता है, नहीं तो पाप लगता है। और पति भी अपनी पत्नी का नाम लेकर नहीं पुकारते थे। छोटू की माँ तो मुन्नी के पापा, इस तरह से बातें होती थी। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे कामकाज, अर्थात तर्जनी उंगली समझते हो ये। चलो 5 उंगलियों के नाम बता देती हूँ आपको। ये तो हमारा अंगूठा रहता है, अंगुष्ठ भी कहते हैं। ये रहती है तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा। ठीक है, तर्जनी उंगली मतलब सारे काम ये ऐसा ऐसा किया जाए। आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अच्छे से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको। तो ये बताया है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम। मुखिया एक रहता था, जो घर का बड़ा बुजुर्ग रहता था, उसी के अंडर में सारा काम हुआ करता था। सारे काम काज जो भी निर्णय लिए जाते थे वो इन्हीं के नीचे। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट की बगल में गेरू लिपि भीत पर। अब गेरू लिपि भीत, भीत मतलब क्या होता है? भीत मतलब होता है दीवार। ठीक है, गेरू क्या होता है? गेरू होता है लाल मिट्टी। ठीक है, जिससे गांव की दीवारें लीपी और पोती जाती थीं, लाल मिट्टी। ठीक, दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, महीने के अंत तक गिने जाते एक एक कर। कौन दूध दे गया है, दूध का हिसाब यहाँ कर दिया, इसको ये दे दिया, उसको वो दिया। और अधिकतर जो भी सामान खरीदना है या बेचना है वो अनाज के बदले में लिया दिया जाता था। ये गांव का एक बिल्कुल माहौल, ये सब हमने भी देखा है कि हाँ ऐसा होता था। बड़े हैं तो वो खास कर आएंगे, जैसे घर में भाभियाँ हैं, सपोज हम ननद हैं तो घर में हमारे पिताजी आए, हमारे दादाजी आए, तो जो भाभियाँ थीं वो पर्दा, थोड़ा सा पर्दा करना है उनको, ताकि बड़े बुजुर्ग आ गए हैं तो उनको सम्मान प्राप्त मिले। अब एक तरफ हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पिछड़ी पद्धति थी, पर्दे से क्या होता है। बेटा ये संस्कृति थी, कुछ रीति रिवाज थे। ठीक है, देखो तो प्रस्तुत पाठ ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित कविता संग्रह संशय आत्मा से ली गई है। अब आपको बताना है कि गांव का घर, यदि पूछ लिया जाए कि गांव का घर कौन से काव्य संग्रह से लिया है, तो आप बताएंगे संशय आत्मा। इसमें प्राचीन गांव की विशेषता को बताया गया है कि पहले के गांव कैसे हुआ करते थे और अब गांव में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं। कवि कहते हैं कि गांव के घर में महिलाएं अपनी टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ की गोंद का उपयोग करती थी। जिस घर में महिलाएं रहती थी वहां बुजुर्ग लोग खास कर आते थे तथा महिलाओं को अपनी खड़ाओं की आवाज से खबरदार करते थे तथा चौखट से बाहर ही उन लोगों को रुकना पड़ता था। अंदर नहीं आ जाते थे अचानक, मतलब ये कायदा था, एक सम्मान था। पर्दे के पीछे से ही महिलाओं को पुकारना पड़ता था, किसी को बगैर नाम लिए पुकारना पड़ता था। शंख की चिन्ह की तरह तर्जनी उंगली के इशारे पर महिलाएं घर के सारे काम करती थी और गांव के घर की चौखट के बगल की दीवार लाल रंग की खड़िया मिट्टी से लिपी हुई है, उस पर दूध में डूबे अंगूठे के छापे भी बनाए गए हैं। ये छापे निशान बनाए गए हैं। ये छाप उस ग्वाल दादा के हैं जो हमारे बचपन में प्रतिदिन दूध लाया करते थे। ये हमारे चिन्ह जो हैं बचपन के मस्तक पर दुग्ध तिलक के होते थे और इन चिन्हों को महीने के अंत में गिने जाते थे। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि दूध का हिसाब उन चिन्हों से किया जाता था। जो गेरू की दीवार है उसमें इस तरह से कुछ छापे लगा दिए जाते थे और उसी से ये पता चलता था कि किसने कितने दिन दूध वाला दूध दे गया है। ठीक है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटोवा के दहेज में टीवी भी लालटेनें
है अब भी। दिन भर आलों में कैलेंडरों से टंगी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। अब गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो गांव का घर था वो अपना अब गांव खो चुका है, अर्थात अपनी पहचान खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, पंचायती राज आया, जो पंच परमेश्वर हुआ करते थे उन्होंने जैसे अपनी पहचान ही खो दी है। सब कुछ एकदम बदल सा गया है। बिजली बत्ती आ गई है, बिजली आ गई है, लाइट आ गई है, और अब लालटेन या चिमनी हुआ करते थे उनको अब एक जगह टांग दिया गया है। अब के बिटुआ के दहेज में टेलीविजन आने लगे हैं, टीवी आने लगे हैं, ठीक है। लालटेन है अब भी दिन भर आलू में कैसे कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। मतलब रातें जो कभी गाजे बाजे में या भजन या जो भी सुंदरकांड हो रहे हैं या रामचरितमानस का पाठ हो रहा है वो अब कहीं भी ना तो सुनाई पड़ता है और ना अब दिखाई देता है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। जबकि चकाचौंध रोशनी से मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। अब ये बताया जा रहा है कि जो भी लोकगीत हुआ करते थे और चैती और आल्हा, इस तरह के पाठ या इस तरह के गीतों का भजन मंडली हुआ करती थी, रामधुन हुआ करती थी। हमें ही पता है कि जब गांव में रहा करते थे तो किसी दिन जैसे आज इनके यहाँ है तो फिर कल किसी और के घर में बहुत अच्छे से रामधुन हो रही है, सुन रहे हैं, बच्चे भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं कि रामायण का पाठ चल रहा है, भगवत गीता का पाठ चल रहा है, और बहुत मतलब धुन में समाये रहते थे इसी तरह से। लेकिन अब तो वहाँ भी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा सुनाई दे रहा है कि आवाज़ भी नहीं आती, यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा सब गूंगे से हो गए हैं। लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। लोकगीत जहां हुआ करते थे अब शोक गीत सुनाई पड़ता है। शोक मतलब दुख। सब कुछ जैसे गांव अपना ही अस्तित्व खो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास भुला हुआ तो कब का मर चुका है। पहले सर्कस आया करते थे, खेल दिखाने आया करते थे। नट समझते हो, जो करतब दिखाते हैं, जो खेल दिखाते हैं, वो भी नहीं है। फिर कभी धीरे धीरे फिर सिनेमा आया ऐसा सिनेमा पता कैसा आता था, एक गाड़ी के पीछे छोटा सा पर्दा लगा रहता था, फिर उस पर कोई भी महाभारत का चरित्र दिखाया जा रहा है या रामायण। मुझे याद है कि जब जो सिनेमा आया था एक बार हमारे गांव में, तो वहाँ रामचंद्र का जो बिल्कुल जन्म हुआ था तब का एक प्रसंग था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बहुत अच्छे से वो आज भी याद है, बहुत सुंदर तरीके से जो गांव का माहौल था वो एकदम अलग था कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवा कर कोई हाथी, सब कुछ जैसे मिट सा गया है। कोस दूर शहर आने वाला सर्कस का प्रयास, अब तो सब कुछ मर चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे जो हाथी हैं उनके दांत ही गिर गए हैं, हाथी की पहचान दांत उनके। तो गांव की जो मूल संवेदना थी, जो मूल पहचान थी, जो मूल आधार था, वही जैसे गिर सा गया है, वही जैसे मिट गया है। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर। ऐसा लग रहा है उनको सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है और उसमें कुछ भी पहले जैसा अब नहीं रहा। छीज रहे जंगल में लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस अदालतों और अस्पतालों। फैले फैले भी रुंधते गंधाते अमित परिसत्र में किन बुलगुओं से गांव के घर की रीढ़ अब झुरझुराती है। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब गांव की पहचान वैसी नहीं रही जो पहले। गांव शब्द सुनते ही बहुत सुंदर सा दृश्य यहाँ पर मस्तिष्क में उभर आता था, अब वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आपके मन में आ रहा होगा तो अच्छा ही है ना मैडम, विकास हो गया है, विकास हो गया है। बिल्कुल समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जो बातें हैं ना कि खेत हैं, खलियान हैं, लहलाती खेत हैं, आपस में मेल जोल है, वो भी धीरे धीरे जैसे समापन की ओर जा रहा है। यदि लहलहाते खेत नहीं होंगे तो पेट कहाँ से पलेगा बेटा, ये भी तो ध्यान देना है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने ग्रामीण सभ्यता को खो देने से दुखी होकर गांव की संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। वे प्राचीन गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं। वे कहते हैं कि हम लोगों के जमाने का गांव अब अपना जो गांव है वो खो चुका है।
पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब खो चुके हैं, अर्थात सब लोग पंचों के फैसले को अब नहीं मान रहे, यानी पंचायती राज में पंच परमेश्वर की परंपरा समाप्त हो गई। गांव में अब बिजली बत्ती भी आ गई है, लेकिन वह बहुत कम समय तक रहती है। बेटों को दहेज में टीवी भी मिल रही है भैया। अब सिर्फ गीत, लोक गीतों से ही काम नहीं चलता है, अब तो टेलीविजन्स भी आ गए हैं, ये बताया। घर में लालटेनें भी हैं, जैसे चिमनी लालटेन जिनसे उजाला होता था, लेकिन वह दिन भर कहीं अलमीरा या अलमारी के कोनों में कैलेंडरों से ढकी रहती है। रात अब उजाले से अधिक अंधेरा रहती है। रात में अधिकतर समय अंधेरा ही रहता है, जबकि घर से बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में कहीं ऑर्केस्ट्रा की आवाज आती है, बिल्कुल धूम धड़ाके वाले ऐसी आवाज आती है। कहाँ गए वो सुकून और एकदम दिल को, हृदय को शांत करना या मन को सुकून देने वाले वो गीत नहीं है। उसकी ना आवाज आती है और ना ही उसकी रोशनी। अब गांव में पुराने लोकगीत होरी, चैती, बिरहा, आला भी नहीं गाए जाते। गांव लोकगीतों की जन्मभूमि होती है, लेकिन यहाँ से लोकगीत खत्म हो गए हैं। लोकगीतों की जगह पर अनगाया अनसुना शोक गीत अंधेरे में कहीं बजता है, अर्थात जो गांव की पहचान थी वो धूमिल सी हो गई है। जो आधुनिक गांव थे अब उनको या उनकी अब पहचान वैसी नहीं रही है जैसी थी। 10 कोस दूर से शहर से सर्कस का प्रकाश लोगों को सर्कस दिखाने के लिए आता था। दूर से ही दिखता था, क्योंकि पहले बिजली नहीं थी। सबसे बड़ी बात, बिजली नहीं थी, तो जहां कहीं सर्कस आता थे वो लाइट्स दूर दूसरे गांव में कहीं आता था, तो दूसरे तीसरे गांव को पता चलता था कि आज उस गांव में सर्कस आया है, देखने जाना है। तो बड़ी भीड़ लगती थी, रामलीलाएं होती थी। हाँ, रामलीला होती थी। जैसे अभी हम देखते ना कि नवरात्रि के समय झांकियाँ लगती हैं और चलित झांकी में इस तरह से जो दिखाया जाता है, वैसे ही पहले रामलीलाएं होती थी। बहुत अच्छे से पात्र अभिनय करते थे और गांव से बिल्कुल बैलगाड़ियों में बैठकर रात्रि के समय जाते थे और उसका आनंद उठाते थे। भावनात्मक दृश्य भी दर्शाए जाते थे, तो वहाँ पर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। जिस प्रकार की परंपरा समाप्त हो गई, ऐसा हो गया जैसे हाथी अपने दांतों को गंवा कर कहीं पर खो गया है। उनके दांतों को रेतने से निकली जो सफेद धूल, दंत के अवशेष पूरे जंगल में नष्ट हो रहे। जंगल को नष्ट करने वाले लोग शहरों की ओर बुला रहे हैं। शहर सिर्फ शोषण करने के लिए बुलाते हैं, अर्थात जो गांव की पहचान थी वो धीरे धीरे धूमिल हो रही है, मिट रही है। गांव की जो जमीन थी वो भी अब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या जो उद्योग धंधे हैं उनमें परिवर्तित हो रही है। खेतों के खेत आज प्लॉट्स में कटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इतना अधिक धन देकर खरीदा जा रहा है कि जो किसान है वो भी कि भाई इतनी तो अपन खेती से कमा नहीं सकते, चलो बेच देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि क्या होगा अगर खेत ही ना रहें, तो सब कुछ हमें कहाँ से निर्यात और आयात करना होगा, फिर क्या होगा। तो हमें संभलना होगा, गांव की सभ्यता और संस्कृति को हमें बचाना होगा। बिल्कुल सही है कि विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो संस्कृति है वो अपनी जगह रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो कवि जहाँ पला है वहाँ से उसको लगाव है। बिल्कुल, जो जिसकी जन्मभूमि होती है वो कभी उसका लगाव नहीं छूटता और छूटना भी नहीं चाहिए। तो लेखक भी यही कहते हैं कि साथ ही वह वातावरण की चेतना में समाया हुआ है, बुद्धि में समाया हुआ है कि क्या तो दिन थे वो, और वह घर उसकी जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि यह चौखट इतना जीवित है। ग्वाला दादा बुजुर्ग का खड़ाऊ खटखटाता एक अदृश्य पर्दे की दीवार से पुकारता, किसी का वह बिना नाम लिए कितना कोमल एहसास है। क्या यह भुलाया जा सकता है? यही नहीं, और भी ढेर सारी कोमल स्मृतियाँ उनकी स्मृति से उलझ गई हैं। कारण उसका लगाव ही है, वह आज भी जीवित है। शहर की चकाचौंध उसका रंग फीका नहीं कर पाई है। शहर, हम कहते हैं ना कि जहाँ हम जुड़े रहते हैं, गांव हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं भी चले जाएं, कितने भी विकास की ओर क्यों ना चले जाएं, लेकिन जो हमारा लगाव हमारी जन्मभूमि से है, जो वहाँ की हमारी यादें हैं, वो कभी भी धूमिल नहीं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों हैं? जो पहले 5 पंच हुआ करते थे और वही गांव का जो भी निर्णय हुआ करता था लिया करते थे, और वो निर्णय वाकई में वास्तव में ईश्वर के निर्णय की तरह होता था। सभी गांव वाले बहुत अच्छी तरह से वो निर्णय को मानते थे। तो पूंजी
बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली, टीवी आया और गांव की संस्कृति जो मूल्य आधारित थी उस चकाचौंध में खो गई। पंच में परमेश्वर का वास माना जाता था, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता था, पर अब युग मूल्यों का नहीं रहा। साम दाम दंड भेद की संस्कृति उग आई है। चाहे कुछ भी हो ये चाहिए, चाहे कैसा भी हो इसे करना है, बस न्याय नहीं अन्याय महत्वपूर्ण हो गया है। मान्यताएं परंपराएं नहीं स्वार्थ उग आए हैं, जिनके आलोक से जीवन मूल्य घुट रहे हैं। जिनके मतलब जो परंपराएं हैं उनकी जगह अब स्वार्थ आ गया है, जिनसे सब कुछ घट गया है, घुट रहा है। फिर पंच परमेश्वर कहाँ रहा? वह तो भ्रष्टाचारी बन गया, बिक गया, बदल गया, डर गया। भला परमेश्वर किसी से डरता है, लेकिन सब कुछ बिक गया। जैसे भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला कि जहां पैसा वहां सब कुछ, ये सब सब सारा न्याय भी अन्याय को न्याय मान लिया गया है। सब कुछ एकदम परिवर्तित हो गया है। कवि ने यही बात की है और इसलिए कवि चिंतित हैं कि आवाज भी नहीं आती यहां तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। यह आवाज क्यों नहीं आती? तो यहाँ पर चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पर कहीं भी हमारे लोकगीत, चैता, होली, आल्हा नहीं सुनाई देते, वे गूंगे हो गए हैं। यह बदलाव जीवन की आस्थाओं पर चोट का प्रतीक है। मानसिक भ्रम की स्थिति है जो चकाचौंध से आंखें चुंधिया रही हैं और वास्तविक जीवन का रस चुकता हुआ, कंप्लीट सा हुआ किसी को भी नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे वो धूमिल हो गया। मतलब आंखें चुंधिया जाना मतलब ऐसी चकाचौंध दिखावटी प्रवृत्ति का जो पर्दा है वो सबकी आंखों पर पड़ चुका है। सब उसकी अंधी दौड़ में शामिल होकर बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। वो सामने वाला जा रहा है तो हमें भी जाना है। भेड़ चाल चल रहे हैं। अपनी बुद्धि को शून्य करके सब के सब दिखावटी प्रवृत्ति में पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। कवि इस बात से भी चिंतित है और इसलिए उन्होंने कहा है आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज। इसका क्या अर्थ है? आवाज में विलक्षण शक्ति होती है। यह वह सात्विक अंतःकरण से फूटती है तो प्रकाश फैलाती है। कहते हैं ना, किसी की आवाज किसी को मतलब जान दे सकती है, उसको खुशी दे सकती है, उसकी खुशी को 2 गुना 4 गुना कर सकती है। रोशनी बांटती है, बदलाव लाती है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। रोशनी की आवाज का तात्पर्य है अंधकार मिटाने, अन्याय मिटाने और अत्याचार ढहाने वाली रोशनी। देखो, रोशनी की आवाज का जो तात्पर्य है वो अंधकार मिटाने वाली रोशनी और अत्याचार को ढहाने वाली मतलब उसको नाश करने वाली रोशनी जो स्वस्वर चीखती है, भगाओ अंधकार को, मिटाओ मिथ्या अहम को और इस अराजकता को। वही है आवाज, रोशनी की आवाज। कहीं पर आ रही है आवाज की रोशनी, चीखें, चिल्लाटे, सब कुछ एकदम, और कहीं पर है रोशनी की आवाज। तो ये जो रोशनी की आवाज है वो यही है कि अंधकार को मिटाओ, सब कुछ मिटाओ, अन्याय को लाओ, ठीक है, मिथ्या अहम को, इस अराजकता को, सबको हटाओ। यही है आवाज रोशनी की। ठीक है बेटा, तो यहां पर कवि ने यही बताया है। प्रश्न है, कविता में किस शोक गीत की चर्चा हुई है? पहले जो लोकगीत हुआ करते थे, चैती, लोकगीत, होरी, आल्हा, अब कवि ने ये क्यों कहा कि लोकगीत की जगह अब शोक गीत आ गए हैं? शोक मतलब तो दुख होता है। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत से बच्चे शौक को भी शोक लिखाते हैं। बेटा, शौक मीन्स होता है अंग्रेजी में जिसको हॉबी कहते हैं, ठीक है, अपनी रुचि भी कह सकते हैं उसको। लेकिन जो शोक होता है, शोक, उच्चारण पर ध्यान दीजिए, शोक मतलब होता है दुख। ठीक, तो कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? गीत गाया जाता है, पर यह शोक गीत अनगाया अनसुना है। जो गीत गाया जाए, जिसके गायन से मन झूम उठे, मन मतलब थिरकने लगे और एक अजीब से आनंद, मतलब बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति हो, वो गीत है। लेकिन यहाँ पर शोक गीत की बात की है, तो गीत तो गाया जाता है पर शोक गीत अनगाया अनसुना है। क्योंकि अब ना ही होरी गाई जाती है, ना ही चैता, ना ही बिरहा, ना ही आल्हा, सब के सब जैसे गूंगे हो गए हैं। ये जन्मभूमि लोकगीतों की है, पर यहाँ अब भटकता है एक मौन शोक गीत।
अर्थात उनके साथ जो ताजगी, जो उल्लास, जो उन्माद और मस्ती थी, अब वह सब कहाँ। चारों ओर एक अनचाही उदासी। अब यहाँ गम पसरा हुआ है, मानो कोई शोक गीत गा रहा है, पर यह मौन गीत है, कोई गा नहीं रहा है। सब तरफ कहते ना भाई सन्नाटा क्यों है, तो एक सन्नाटा भी मौन है, मौन भी एक सन्नाटा है, और वो भी एक शोक को ही उजागर करता है कि जहां कहीं खुशी होगी वहां सन्नाटा तो नहीं रहता, ये तो आप मानते हो ना। जहां कहीं मन प्रसन्न होगा कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अरे नहीं, या तो हम म्यूजिक सुनेंगे या हम खुद गुनगुनाने लगेंगे। तो जहां सन्नाटा है मतलब वहां दुख है। इसलिए अब चारों तरफ जैसे सन्नाटा सा पसरा है, तो कवि ने उसको शोक गीत कह दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। अब जो सर्कस होते थे, बुलावा आते थे, बुलौआ जैसे, हाँ एक और शब्द आया मुझे, जैसे बुलौआ जो शब्द आया है उससे, कि जब कभी किसी के गांव में शादी ब्याह या कोई भी कार्यक्रम होते थे, तो जो गांव के जो नाई समाज रहते थे वो गांव भर में बुलौआ देते थे कि आज उनके घर बुलावा है। बुलावा, बुलौआ मतलब बुलावा, सबको ये मतलब तेज ऊंची आवाज में कहते थे आज उनके घर मंडप का बुलौआ है। तो सबके सब शाम 4 बजे मान लीजिए उनके यहाँ सरपंच साहब के यहाँ मंडप का बुलौआ है, तो सारे गांव के लोग आ जाते थे एकत्रित। घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, आवाज दे दी पूरे गांव में अच्छे तेज आवाज में, जैसे अनाउंसमेंट होता है, और उस तरह से सब लोग आ भी जाते थे। लेकिन अब आया कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। अब आगे है सर्कस का जो प्रकाश हुआ करता था, या जो सर्कस के कारण बुलावा आता था, वो सब कुछ जैसे मर सा गया। क्यों? सर्कस से एक सर्च लाइट फेंकी जाती थी जो दूर तक दिखाई देती है। ये एक प्रकार का बुलबुला है या बुलावा है। ठीक है, तो यहां पर आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस यहां है, आओ देखो। ये एक प्रकार का बुलावा है। ठीक है, यहां पर यही बताया है कि किस तरह से लोगों को बुलाया जाता था, आओ देखो मौज उड़ाओ। अब सर्कस बीती हो गया, सब पास्ट हो गया, उसकी रसात्मकता मौजूद है, पर उसके स्थान पर अब आधुनिक मनोरंजन के अनेक साधन उभर आए हैं। सिनेमा है, टीवी है, मदमस्त ऑर्केस्ट्रा है। तो सर्कस का प्रकाश जो बुलावा भेजता था आज भी भेजता है, पर अब इन सभी साधनों के सामने वो प्रभावहीन हो गया है, वो अपनी पहचान खो चुका है। इसलिए ऐसा कहा है कवि ने कि अब तो वो मर गया है। आशा करती हूँ बेटा आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक कविता को सुन लिया है, और कवि ज्ञानेंद्र पति जी क्या कहना चाहते हैं, उनके भाव, उनके मर्म, उनके उद्देश्य को भी आप समझ चुके हैं। तो अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो बहुत ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ना, समझना, और उसके बाद जो उत्तर लिखोगे वो एकदम सही लिखोगे। ध्यानपूर्वक सुना है तो अवश्य आप उत्तर लिखोगे। इसी प्रकार से बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं अब और इसी तरह के वीडियोस में। अच्छे से परीक्षाएं दीजिएगा, बहुत अच्छा करके आइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।